आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम आप सबको हमारी तरफ से। और प्रोग्राम आपने देखना शुरू कर दिया है जी सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो। और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाज़िर खिदमत है। सामईन नाज़रीन, आज के अहम तरीन मौज़ूआत में जहाँ आज शुरुआत ही जम्मू कश्मीर से करेंगे क्योंकि शुमाल जनूब से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उसके बाद आपको हक़ इत्तलात कानून पर जो जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक एक अहम तरीन मामला सामने आया था उस पर क्या कुछ मरकज़ की तरफ से हुआ है फैसला, वो आपको बताएंगे। बात आपको लद्दाख की भी बताएंगे जहाँ पर मुज़ाकरात रात देर गए तक चल रही थी, क्या कुछ पेशरफ्त वहाँ पर हुई है। और फिर कौमी सतह की खबरों पर भी आएंगे जहाँ पर वक्फे वक्फे से हम आपको बताएंगे कि किस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं। तो हम आज की शुरुआत करने से पहले आपको बताते चले कि मेरे साथ नई दिल्ली स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है गौहर कुचिया। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सभी नाज़रीन, आज खबरों की सफ़र को आगाज़ करते हैं और सीधे बात करते हैं बड़ी खबर की, क्योंकि बड़ी खबर इस वक्त शुमाल जनूब से आ रही है क्योंकि दो अलग अलग झड़पें शुरू हो गई हैं। एक झड़प जो नॉर्थ कश्मीर के अंदर है और एक झड़प जो है वो साउथ कश्मीर के अंदर चल रही है। और इन दोनों झड़पों के बीच अभी तक एक मिलिटेंट के मारे जाने की तस्दीक भी हुई है और ये तस्दीक खुद पुलिस की तरफ से की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि इंतहाई मतलूब आदमी जो है वो मारा गया जी। गंडी जहांगीर हाजन बांडीपोरा का इलाका है, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने सुबह सुबह कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया है और उस कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन के दौरान एक मिलिटेंट के मारे जाने की इतला गंडी जहांगीर हाजन के अंदर इस वक्त जो है वो सामने आ रही है। इधर साउथ कश्मीर की जब हम बात करेंगे तो साउथ कश्मीर के अंदर जो खागुंड इलाका, वेरीनाग का इलाका है, वहां पर भी इस वक्त झड़प जो है वो चल रही है और वहां पर भी सिक्योरिटी एजेंसीज को इतलात मिली थी कि वहां पर मिलिटेंट जो है वो छुपे बैठे हैं, जिसके बाद वहां पर बड़े पैमाने पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया गया। ये तस्वीरें जो है वो थोड़ी देर पहले की है, जॉइंटली चलाएंगे हम, स्पेसिफाई करके नहीं बताएंगे आपको ये किस किस एरिया की है, लेकिन दोनों एनकाउंटर्स की जॉइंटली फुटेज में आपके सामने है। लश्कर तैयबा के मिलिटेंट को मारे जाने की तस्दीक जो है वो बांडीपोरा के अंदर इस वक्त हो गई है और माना पुलिस का बयान है और जो आईजीपी कश्मीर का बयान है, उनका मानना है कि जो मिलिटेंट आज मारा गया है वो सोमो ड्राइवर जो शाहगुंड के अंदर गुज़श्ता दिनों मारा गया था उसके अंदर मुलविस था और पुलिस को पिछले कई दिनों से इस मिलिटेंट की तलाश थी। और इसकी शिनाख्त जो है वो इम्तियाज अहमद डार, जिसको कहा गया कि वो ममनुआ तंजीम लश्कर तैयबा और टीआरएफ का रुकन था और शाहगुंड बांडीपोरा के अंदर इन्होंने जो मामला हुआ था उसके हवाले से खबर जो है वो सामने आई है। इधर जब हम दूसरे एनकाउंटर की बात करेंगे तो पुलिस ने जहां एक दावा पेश किया है कि एक मिलिटेंट जो मारा गया जिसका नाम इम्तियाज डार है और उसका मामला जो है वो लश्कर के साथ है और टीआरएफ के साथ है, आईजीपी ने जिसकी तस्दीक की है। वहीं पर साउथ कश्मीर खागुंड इलाका जो वेरीना का इलाका है वहां पर भी इस वक्त जो है वो झड़प जारी है। फिलहाल एक और बड़ी खबर जो इसमें आ रही है कि दो मिलिटेंट मारे गए हैं जी। दो अलग अलग एनकाउंटर्स के अंदर दो मिलिटेंट मारे गए हैं। अनंतनाग और बांडीपोरा के अंदर रात देर गए से जो झड़प जारी है उसमें दो मिलिटेंट मारे गए हैं। एक मिलिटेंट की शिनाख्त इम्तियाज अहमद डार के बतौर हुई है, जबकि दूसरे मिलिटेंट की शिनाख्त होना बाकी है। डीजीपी का बयान जो है वो सामने आया है। डीजीपी का बयान सामने आया कि दोनों झड़पों के दौरान फिलहाल दो मिलिटेंट मारे गए, अलग अलग ये दोनों ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं और अनंतनाग और बांडीपोरा दो अलग अलग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और दोनों ऑपरेशंस के दौरान दो मिलिटेंट मारे गए। एक की शिनाख्त इम्तियाज अहमद डार के बतौर हुई है। डीजीपी दिलबाग सिंह का बड़ा बयान इस वक्त सामने आया है। सुबह सुबह बड़ी खबर कि दो अलग अलग इंसिडेंट्स हुए हैं, दो अलग अलग एनकाउंटर्स चल रहे हैं और एक एनकाउंटर के अंदर यह भी कहा गया है कि बांडीपोरा के अंदर जो मिलिटेंट मारा गया है वो जनाब मुलविस था उस किलिंग के अंदर जिसमें एक सोमो ड्राइवर की हलाकत हुई थी। फिदा हुसैन इस वक्त मेरे साथ पहले साउथ कश्मीर वेरीनाग की डिटेल्स लेकर सामने आए हैं। फिदा, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा क्या कुछ सूरत हाल है इस वक्त। देखिए इशफाक, मैं आपको बता दूं कि रात के वक्त जो जनूबी कश्मीर का खागुंड इलाका है जो कि वेरीनाग में पड़ता है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को एक खबर मिली कि वहां पर कुछ मिलिटेंटों की मौजूदगी है। जो ही वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची तो वहां पर जब तलाशी कार्रवाई शुरू की गई उस बीच वहां पर मौजूद मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायर खोला, जिसका जवाब जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने दिया। और इस बीच सुबह सुबह जब सुबह की किरण पड़ी तो जब सर्च ऑपरेशन
दोबारा शुरू किया गया, क्योंकि रात का वक्त था और रात के वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज जो है हमेशा की तरफ पहले जो है वहां पर जो लोकेलिटी के लोग होते हैं, जो उस घर के आसपास जितने भी लोग होते हैं, उनको बाहर निकालने का काम जो है सिक्योरिटी फोर्सेज सबसे पहले करती है। उसके बाद एक बार फिर ऑपरेशन पे नजर पड़ी, एक बार फिर सर्च चलाया गया और वहां पर एक मिलिटेंट जो है उसकी जो डेड बॉडी है वो वहां से बरामद की गई है। इस बीच ऐसा लग रहा था कि और भी मिलिटेंट जो है वहां पर हो सकते हैं, इसलिए अभी तक भी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो अभी इलाके में ही मौजूद है। हालांकि ये भी बताया जाता जो हमारे जराए है कि एक मिलिटेंट जो है वो वहां पर था जो इस ऑपरेशन में हलाक हुआ। उसकी पहचान और किस तंजीम के साथ था अभी और उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मैं बता दूं जनूबी कश्मीर का एक जिला अनंतनाग है जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज जो है पिछले कुछ दिनों से जिन्होंने सर्च ऑपरेशन में काफी ज्यादा तेजी लाई थी, पेट्रोलिंग पार्टी में काफी ज्यादा तेजी लाई थी। हमलों के बाद, श्रीनगर हमलों के बाद देखा जाए तो जनूबी कश्मीर में जितने भी एग्जिट पॉइंट्स होते थे जहाँ पर शाम के वक्त जो है नाके लगाए जाते थे और उन नाकों के बीच हर किसी की तलाशी ली जाती थी, हर किसी का कार देखा जाता था। और उसके बाद अगर देखा जाए ये वेरीनाग का इलाका है जहाँ पर पिछले साल भी कई ज्यादा ऑपरेशन हुए, इस साल भी ऑपरेशन हुए और आज एक और ऑपरेशन जो है अनंतनाग पुलिस के साथ साथ इंडियन आर्मी और क्या मैं ये ऑपरेशन क्लोज हो गया है? एक मिलिटेंट जो मारा गया और ये जो बिल्कुल मारा गया है क्या ये रेजिडेंशियल इलाके के अंदर था, मकान के अंदर था, कहां पर था ये? देखिए इशफाक, देखा जाए तो क्योंकि मौसम भी काफी ज्यादा खराब है, बारिश हो रही है, उस बीच ये ऑपरेशन हुआ और इस ऑपरेशन को कहीं ना कहीं पे सिक्योरिटी फोर्सेज ने खत्म किया है। और कहीं ना कहीं पे मैं बता दूं कि इलाके से सिक्योरिटी फोर्सेज जो है उनका वापस निकलना जो है वो शुरू भी हुआ है। जहां तक अगर हम इस इलाके की बात करें, इसके टोपोग्राफी की बात करेंगे, क्योंकि वहां से जंगल का इलाका भी पड़ता है, वहां से रिहायशी इलाका भी पड़ता है और जहां पर ये थे वो रिहायशी इलाका है। लेकिन किसी तरह से किसी के सिविलियन या किसी के भी जख्मी होने की कोई भी खबर नहीं है। जिसे रात को ऑपरेशन चलाया गया और पुलिस का यही मानना है कि ये ऑपरेशन जो है, इस ऑपरेशन में एक मिलिटेंट जो है उसको हलाक करने में पुलिस का कहना है कि ये दावा है कि वो कामयाब हुई है और ऑपरेशन कहीं ना कहीं पे खत्म हुआ है। मौसम भी खराब है, एक मिलिटेंट की हलाक बहुत शुक्रिया फिदा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिदा का जो रिपोर्ट साउथ कश्मीर से है जी, खागुंड वेरीनाग इलाके के अंदर जो झड़प शुरू हुई थी उसमें एक मिलिटेंट मारा गया। मैंने पहले ही कह दिया था कि डायरेक्टर जनरल पुलिस ने भी इस बात की तस्दीक जो है वो की है। ताहम अब ऑपरेशन को शायद क्लोज किया गया है, इस तरीके की भी इतलात है। ताहम ऑफिशियल वर्डिक्ट थोड़ी देर में आएगा तो जरूर आपको बताएंगे। लेकिन बांडीपोरा चलते हैं जी। शाहगुंड गोंडी जहांगीर हाजन में जो झड़प शुरू हुई थी, उस झड़प के अंदर एक मिलिटेंट मारा गया और उस मिलिटेंट के मारे जाने की इतला यह है कि वो उस सोमो ड्राइवर की हिलाकत में मुलविस था जो गुज़श्ता दिनों वहां पर किलिंग हुई थी और ममनुआ तंजीम लश्कर का भी रुकन था और टीआरएफ का भी मेंबर है। सीधे चलेंगे, जहूर हमारे साथ है। जहूर, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। क्या कोई लेटेस्ट अपडेट आपके पास है और क्या एनकाउंटर क्लोज हुआ या अभी भी चल रहा है? जी गौर, बिल्कुल अगर हम बात करेंगे जो कुछ पहले ही जो है 5 तारीख को जो यहाँ पे एक सोमो स्टेशन के जो प्रेसिडेंट है उसको वहां पे मोहम्मद शफी लोन जिसको नामालूम पर उस दिन हमें खबर चलाई थी कि उसको मारा गया था, जो शाहगुंड सोनावारी में था। जो उसके बाद जो पुलिस में हरकत में आ गई थी और उसके बाद जो कुछ हिरासत जो यहाँ पे जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी, उसके बाद तो कल शाम देर गई ही एक प्रेस नोट भी जारी किया गया है कि 4 बालाई वर्कर्स को हमने गिरफ्तार किया गया, जिसमें इम्तियाज अहमद नामी एक जो शाहगुंड रहने वाला था उसको पता चल रहा था कि वो मिसिंग है और जिसने शूट आउट किया है, जिसने फायर उस पर खोला था, वो अभी मिसिंग है और रिपोर्टली उसने भी जो है लश्कर तैयबा ज्वाइन किया गया। अलग सुबह 6 बजे के करीब फायरिंग का जो सिलसिला है वो हमें गोंड जहांगीर एक जो सोशल फॉरेस्ट एरिया है वहां से गनगर देखने को मिला और वहां पे जो पुलिस ने दावा किया है कि हमने उसको मार गिराया गया है। और अभी जो पुलिस ने भी इसमें ट्वीट भी कर दिया है बाज़ाब्ता तौर। आईजीपी कश्मीर ने बताया है कि इम्तियाज अहमद पर इम्तियाज अहमद जो डार है जो शाहगुंड सोनावारी का रहने वाला है उसको मार गिराया गया है। वो शूट आउट में जो है पहले जो नंबर पे था उसको गिरा दिया गया है और वो रिसेंटली ज्वाइन भी कर चुका था लश्कर तैयबा और टीआरएफ ग्रुप से जो वाबस्ता था। और यहाँ पे जो है फायरिंग का तबादला हमने सुबह 6 बजे देखने को मिल रहा। अभी मैं स्पॉट पे हूँ, अगर मेरे पीछे देख सकते होंगे तो यहाँ पे जो ये जो फॉरेस्ट एरिया है इसी में जो है सुबह इसकी जो फायरिंग का तबादला देखने को मिल रहा है और उसकी जो बॉडी है वो रिकवर कर दी गई और मुकामी लोग अभी देख रहे हैं, मुकामी लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं कि इनकाउंटर कहाँ पे हुआ है और इनकाउंटर जो वो कुछ ये बताइए क्या ये जो एनकाउंटर है
जिसमें आप कह रहे हैं कि एक मिलिटेंट इम्तियाज अहमद डार, जिसका तंजीम, लश्कर और टीआरएफ बताया गया है, और पुलिस का मानना था कि ये पिछले कई दिनों से लापता था और पुलिस इसकी तलाश में लगी हुई थी। तो क्या मैं ये मानूं कि अब यह एनकाउंटर क्लोज हो गया, सिक्योरिटी एजेंसियां वहां से चली गई और अब लोग उस नर्सरी की ओर आ रहे हैं जहां पर ये एनकाउंटर हुआ था? जी बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे स्पीड फोर्सेस ने जो पैरा था वो क्लोज कर दिया गया है और इसको सैनिटाइज भी किया गया था। एहतियाती तौर बताया जा रहा था वहां पे नहीं जाने के लिए, लेकिन मुकामी लोग भी आ रहे हैं और इस नर्सरी को देख रहे हैं कि एनकाउंटर कहां पे चला। एनकाउंटर क्लोज हो चुका है और उसकी बॉडी जो है रिकवर कर दी गई है। और ये भी बताया, इम्तियाज अहमद परे हैं जो टीआरएफ और लश्कर तैयबा से बताया जा रहा था, वापस पुलिस ने अभी दावा ऐसा कुछ किया है और उसकी जो बॉडी है वो भी रिकवर कर दी गई। जी गौर, तो ये बताइए कि जो इम्तियाज है, क्या ये गिरफ्तार हुआ था या अभी मतलूबा था, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन इसमें हो रहा है। जी गौर, अगर मैंने पहले ही बताया था कि पुलिस ने बताया था कि 4 बालाई वर्कर्स को गिरफ्तार किया है जो डिफरेंट एरिया सोनावारी के रहने वाले हैं। उसमें बताया जा रहा था ये जो इम्तियाज समझ पाइए तब से एब्सकॉन्ड था, अभी तक ये हाथ नहीं लग रहा। और अच्छा, ये उन 4 में नहीं था जिनकी गिरफ्तारी हुई थी। अच्छा, जो वालिद की तरफ से गुज़श्ता एक फरियाद लेकर वो श्रीनगर आए थे, उनका मानना था कि देखिए जब बेटा मर रहा था उसने हमारे साथ बातें की हैं और बातें करते करते उन्होंने वो सारी चीजें हमें बताई हैं जो हमने पुलिस के सामने रखी है और उसमें अभी तक हथियार नहीं मिला है जी, जिस हथियार से फायरिंग की गई है। तो क्या अब हम ये माने कि अब ये केस क्लोज हो गया है और जो वालिद की बात थी वो पूरी हुई है, या अभी भी उसमें इन्वेस्टिगेशन के पार्ट को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, जैसे पुलिस ने कल कहा है कि 4 बलाई वर्कर्स को हमने गिरफ्तार किया है, उसमें जो है एक जो हमारा जो 5 इसमें मुलवस थे, पुलिस ने कल ऐसे दावा किया है कि 5 इस किलिंग में मुलवस है, 4 को हमने गिरफ्तार कर दिया गया है। इसमें एक जो है जो मैन इसमें अक्यूज्ड था वो इम्तियाज अहमद डार जो शाहगुंड रहने वाला था, वो भी आज कल सुबह एनकाउंटर में मारा गया है। और इसके ये सारी सी बात हो रहा है कि ये जो केस है ये अभी क्लोज देखने को मिल रहा है। जी गौर, चलिए बहुत जरूर एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, ये जो उनके वालिद जो सजाद अहमद के वालिद जो सोमो ड्राइवर एसोसिएशन का सदर था जिनकी हलाकत हुई है, तो जो उनके वालिद ने नाम जाहिर किया था कि किस शख्स ने उन पर गोलियां चलाई, क्योंकि उनका मानना है कि उनके बेटे ने उनसे बात की और कहा कि किसने उन पर गोली चलाई। क्या ये वही शख्स था, जो वही शख्स है जिसने उनके बेटे पर हमला किया था, जो बकौल उनके वालिद ने कहा था, उनका नाम लिया? जी बिल्कुल गवर, जिसने इसके बाप ने जो दावा किया था, जो मोहम्मद शफी लोन ने जो प्रेस कॉलोनी में जो प्रोटेस्ट किया था, उसमें जो नाम सामने आए हैं वो भी उसमें मुलवस है। और उनके जो मुताबिक, जो उसके बाप के मुताबिक जो इम्तियाज अहमद भी उसका नाम लिया था और बिलाल अहमद नाम लिया था, कुछ और जो नाम लिए थे वो पुलिस ने सारे हिरासत में लिए हैं। उसमें खाली एक बचा हुआ था, वो इम्तियाज जो फरार था, उसको आज अलग सुबह एनकाउंटर में मारा गया है। जी गौर, चलिए बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल दोनों एनकाउंटर्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, एक की शिनाख्त होगी है, दूसरी की शिनाख्त होना बाकी है। लेकिन याद रखिएगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने क्या कुछ बात कही थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कह रहे थे कि शहरी हिलाकतों पर रोक लगाने के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज ने नई हिकमत अमली को तरतीब दी है और सरकार ने फैसला किया कि अब मिलिटेंसी को जड़ से उखाड़ने के लिए हंगामी बुनियादों पर ऑपरेशन शुरू किए जाएंगे। ये मनोज सिन्हा साहब का भी बयान आया था। लेकिन पढ़ते हैं जी जम्मू, क्योंकि इस वक्त जम्मू से भी एक खबर आ रही है, वहां पर भी गिरफ्तारियां हुई हैं। जी गौहर, जहां जम्मू से बड़ी खबर इस वक्त जो आ रहे हैं कि जम्मू के गांधीनगर इलाके से एक यूपी के रहने वाले एक टेरर एसोसिएट यानी कि दहशतगर्द तंजीम के साथ उनका ताल्लुक है, राब्ता बताया जाता है पुलिस की जानिब से, और उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्हें उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वो गांधीनगर मार्केट में वीडियोग्राफी कर रहा था और साजिश, हमले की साजिश, ये पुलिस का मानना है। एसओजी की जानिब से जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनका मानना है कि ये हमले की तैयारी में था, हमले की साजिश कर रहा था और इस सिलसिले में उसे गिरफ्तार किया गया। और जो शख्स की शनाख्त वो मोहम्मद अनस के बतौर हुई है, जो कि यूपी के डिस्ट्रिक्ट टांडा का रहने वाला है, वहां पर उसकी जो शनाख्त हुई है और उसे गिरफ्तार किया गया। और ये व्हाट्सएप के जरिए अपने जो उनके हैंडलर हैं उनके साथ राब्ते में था और ये पुलिस ने इस हवाले से भी खुलासा किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से दावा पेश किया गया कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो जम्मू कश्मीर पुलिस का है, उन्होंने गांधीनगर के अंदर 2 लोगों की गिरफ्तारी की है और उस गिरफ्तारी की इतलात जो है वो सामने रखी गई है। और एसएसपी जम्मू ने जो ज़रा ब्लॉग से बात की है उसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये सरहद पार जो उनके हैंडलर्स थे उनके साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ज़रिए से राब्ते में थे और उनके फ़ोन को खंगालने के बाद कई चीज़ें जो है वो सामने आई है। इंतहाई हसास
जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी जो है वो उन्होंने अक्रॉस द बॉर्डर भेजी थी, वो उनके फ़ोन से जो है वो बरामद हुआ है। और सोर्सेज का मानना है कि गोल मार्केट गांधीनगर की वीडियोग्राफी की गई थी जो काफ़ी ज़्यादा और क्राउडेड रहता है। और ये टेरर मॉड्यूल प्लान एक ऐसा था कि किस तरीके से जम्मू को दहलाया जा सके, और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर एक FIR दर्ज कर दी गई है अंडर सेक्शन 120B/121 RPC अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। और ये भी कह दिया गया कि इस मामले में मजीद तहकीकात जो वो होगी और जो आगे की तार होगी उसे भी बेनकाब करने की कोशिश की जाएगी। तो ये तो बात थी जनाब जम्मू की, लेकिन अब ज़रा बात करते हैं सरहद की, क्योंकि सरहद पर कल सबकी नज़र थी, यानी चीन और भारत के बीच फौजी कमांडर की बातचीत होनी थी। और उस बातचीत के दौरान क्या कुछ हुआ है, बड़ा दिलचस्प मामला सामने आया है, क्योंकि 13वें दौर की बातचीत मुकम्मल हुई है। और 13वें दौर की बातचीत जब मुकम्मल हुई है तो तकरीबन सुबह 10:30 बजे ये मुज़ाकरात शुरू हुई और शाम 7 बजे तक ये लगातार मीटिंग चली हैं। यानी सुबह 10:30 बजे दोनों तरफेन के कमांडर आमने सामने थे, बातचीत शुरू हुई और 7 बजे शाम कमरे से बाहर आए और इस तरीके से 13वें दौर की बातचीत जो है वो मुकम्मल हुई है। मेजर फोकस जो क्रॉप्स कमांडर का रहा है, जो मुज़ाकरात हुई है उसमें डिसएंगेजमेंट हो, यानी फौजी वापस जाए और जो तनाव है वो ख़त्म किया जाए। लेकिन इस बार जो सबसे बड़ा मरकज़ था वो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 था, जिसे आप PP-15 कह रहे थे। PP-15 के पास किस तरीके से पेशरफ्त की जाए इस पर जो है वो सबकी नज़र थी और इस सिलसिले में भारत सरकार और इंडियन आर्मी का मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा गया है। पिछले कई महीनों के दौरान डिसएंगेजमेंट की बातें जो है वो हो रही है, ताहम अब आगे जो डिसएंगेजमेंट होनी है वो 13वें दौर की बातचीत जो मुकम्मल हुई है, इससे उम्मीद लगाई जा रही है कि एक पेशरफ्त जो है वो आगे बढ़ेगी। और ये कब बातचीत हो रही थी, जब अरुणाचल के अंदर सूरत हाल कशीदा हुई थी। और अब थोड़ी देर पहले बयान जारी किया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से और कहा गया कि मीटिंग के दौरान भारत की साइड से जो सजेशंस दी गई हैं, जो सुझाव दिए गए हैं, जो बातें सामने रखी गई है, उसे चीन की तरफ से मान लिया गया है। चाइना साइड पहले इसको मानने से इनकार कर रहा था, और लेकिन बाद में कुछ चीज़ों पर शायद पेशरफ्त आगे बढ़ सकती है, इस तरीके की बात जो है वो सामने रखी जा रही है। और ये भी कहा गया कि दोनों साइड इस बात पर एग्री हो गए हैं कि वो कम्युनिकेशन लाइन को मेंटेन करेंगे, यानी बातचीत के रास्ते को बंद नहीं किया जाएगा। ये 13वें दौर के आखिर पर हुआ है कि दोनों साइड एग्री कर रहे हैं कि मेंटेन कम्युनिकेशन एंड ऑल्सो टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑन द ग्राउंड, यानी किसी न किसी तरीके से कम्युनिकेशन भी जारी रहे और अमन भी रहे, यानी दोनों फौजें आमने सामने ना हो, कोई गुत्थम गुत्था ना हो, फायर ना चले वहाँ पर। इस सिलसिले में भी दोनों अफवाज जो अपने अपने तरीके से काम करेंगे। और ये भी चीनी अफवाज को ये भी कहा गया है कि बायलैटरल मुज़ाकरात के ज़रिए से मसले का हल निकाला जाए, और जितना आप इसको खींचेंगे उतना मामला जो है वो पेचीदा हो सकता है। लेकिन अब ये जो PP-15 वाला मामला है, इस पर कोई पेशरफ्त तो है हुई है, ये आज शाम तक पूरी डिटेल जो है वो सामने आएगी। फिलहाल बयान, जो शॉर्ट बयान इंडियन आर्मी की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले जारी कर दिया गया है, उसमें साफ कर दिया गया कि मीटिंग हुई है, भारत की तरफ से कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दी गई थी ताकि इस मसले का हल निकाला जा सके। चीनी साइड इस पूरे मामले पर मुत्तफिक नहीं दिख रहा है कहीं पर भी, लेकिन फिर भी ये उम्मीद है कि मामला आगे बढ़ेगा। दूसरी बात जो कही गई है कि कम्युनिकेशन लाइंस और स्टेबिलिटी ऑन ग्राउंड को मेंटेन करने के लिए दोनों अफवाज की तरफ से बात कही गई है। यानी फिलहाल जो हमें उम्मीद ये थी कि PP-15 पर कोई बातचीत हुई होगी, क्योंकि रात देर गए इस तरीके की खबर आ रही थी, उस पर इंडियन आर्मी की तरफ से जो है वो स्टेटमेंट सामने आया है। और स्टेटमेंट में क्या कुछ कहा गया वो मैंने डिटेल्स आपके सामने रख दिया, क्योंकि थोड़ी देर पहले खबर रसाई इदारों की तरफ से ये स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दिया गया है भारत की तरफ से। तो चलिए, ये थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि भारत और चीन के दरमियान जो कल होने हुई मीटिंग, 13वें दौर की मीटिंग हुई है कमांडर सतह की। आप चलते हैं, बात करते हैं जम्मू कश्मीर की सियासत की और मुल्क के अंदर सियासत किस तरह की। खासकर अगर हम जम्मू कश्मीर की सियासत की बात करेंगे तो कल अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात को कल उस वक्त झटका लगा जब जम्मू में उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर जम्मू
दविंदर सिंह राणा ने पार्टी से इस्तीफे का ऐलान किया और साथ ही साथ सलाथिया ने भी इस सिलसिले में उसके साथ ही अपने मुस्तफी होने का ऐलान किया है और दिल्ली रवानगी से कबल उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि वो पार्टी की बुनियादी रुकनियत से मुस्तफी हो रहे हैं। और जब उन्होंने ये बात की है तो उन्होंने कहा कि वो जिस काज के लिए लड़ रहे हैं यानी कि जम्मू डिक्लेरेशन के लिए लड़ रहे हैं, 1 साल से वो इस पर काम कर रहे हैं और सबसे ज्यादा इस जम्मू डिक्लेरेशन पर उन्होंने कहा कि भाजपा ने उनका साथ दिया। और आज माना जाता है कि दविंदर सिंह राणा नई दिल्ली के अंदर वजीर दाखिला अमित शाह की सरबराही में उस पार्टी में शमूलियत करेंगे और माना जाता है कि साथ ही साथ आने वाले दिनों में भी जब जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे वजीर दाखिला अमित शाह, उस सिलसिले में भी कई जो लीडरान है नेशनल कॉन्फ्रेंस या दीगर के कई जमातों के वो भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर हम वादी की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की सियासत की बात करेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा झटका जम्मू के अंदर लगा। बिल्कुल जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि देविंदर सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया ही नहीं है, बल्कि हमारे जो जराया, मैंने कल भी बताया था और इससे पहले भी तकरीबन 5-6 दिन पहले हमने इस बात का खुलासा पेश किया था कि आधे दर्जन से ज़्यादा बड़े लीडर, बड़े चेहरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं जो पार्टी बदलने वाले हैं। और ये पार्टी किस दिन बदलेंगे? जिस दिन अमित शाह जम्मू का दौरा करेंगे उस दिन गेट टुगेदर होगा और उसी गेट टुगेदर के दौरान बीजेपी में कई और पार्टी के लीडर ज्वाइन करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकलकर लोग बीजेपी में जाएंगे, यानी बीजेपी की मजबूत पोजीशन कहीं ना कहीं जम्मू के अंदर दिख रही है, क्योंकि अफरादी कुव्वत जब बढ़ती है तो पार्टी ऑटोमेटिकली मजबूत होती है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात को माने या ना माने। क्योंकि कल से मैं जो ट्विटर और दीगर चीज़ों पर देख रहा हूँ, उनका मानना कि जनाब नगरोटा सीट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनाब फर्क पड़ता है, वो आपको भी पता है और सबको पता है। फिलहाल आज क्या कुछ होने जा रहा है, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है दिल्ली के एतबार से। भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पर आज रस्मी तौर पर देविंदर सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया ज्वाइन करने जा रहे हैं और माना जा रहा है कि सुबह 10:30 बजे के बाद का तकरीब का लिए फंक्शन जो है वो दिया होगा। जेपी नड्डा वहां पर मौजूद रहेंगे, पार्टी की आला क़यादत जो दिल्ली की है वो वहां पर मौजूद रहेगी और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की जो सभी लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप है, उसे रात को ही फरमान जारी कर दिया गया था कि वो दिल्ली पहुंचे ताकि दिल्ली के अंदर आज जो तकरीब होने जा रही है उसमें वो वहां पर मौजूद रहे। अब देविंदर सिंह राणा साहब और उनके भाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह दोनों बीजेपी में हैं और जब दोनों बीजेपी में तो सियासत किस तरीके से आगे बढ़ेगी आप ये समझ सकते हैं। एक तो ये पॉइंट है जी। फिर कुछ साहब ने आपको ये भी बता दिया कि जनाब होम मिनिस्टर साहब का दौरा है तो उस पर और लोग जाएंगे, हम आपको बता रहे हैं कि 6 लोग और जाएंगे। तो अब सूरत हाल ये है जी कि क्या इससे चेंज हुआ, क्या इससे बदला, यानी सियासत किस मोड़ में बदली है, ये एक बड़ा सवाल है। तो सियासत ये बदल रही है कि जम्मू डिक्लेरेशन के खाके को जब आप खंगालेंगे और फिर गुपकार डिक्लेरेशन के खंगालेंगे तो आपको कुछ चीज़ें ऐसे दिखेंगी शायद देविंदर सिंह राणा पहले दिन से ही उसके खिलाफ थे। एक बात तो ये थी और दूसरी बड़ी बात ये है कि देविंदर सिंह राणा ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया और उससे पहले पार्टी क़यादत तक पहुंचे, उनसे बात की, उनको अपनी बात बताई और दोनों तरफ से खामोशी रही, ना उन्होंने बात की ना इन्होंने बात की, जब तक वो दिन आया जिस दिन देविंदर राणा ने अपनी बात का ऐलान किया और उसके फौरन बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ट्वीट करते हुए कहा कि हमने इस बात को जी मान लिया, ठीक है, इस्तीफा हो गया है। तो बड़ी बात यह है कि आज बीजेपी में शामिल होंगे और जो अफवाहें थी कि शायद एक और फोर्स जी बनने जा रहा है, एक और तंजीम बनने जा रही है, उसको हमने पहले ही कहा था कि यह खारिज इम्कान है, क्योंकि राणा साहब बड़े सुलझे हुए आदमी हैं और उन्हें पता है कि पार्टी बनाने से जलील होना है। तो वो चले गए हैं जी बीजेपी में, आज ज्वाइनिंग होगी और जब ये आज ज्वाइनिंग होगी तो उसके बाद उनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या कुछ होगी, क्योंकि अभी तक डॉक्टर जितेंद्र सिंह और बीजेपी की सारी क़यादत जब बोलती है तो वो सीधे 3 लोगों पर हमला होता है जी, महबूबा मुफ्ती पर, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर, उमर अब्दुल्ला पर। और यहाँ पर डॉक्टर फारूक और उमर अब्दुल्ला के साथ करीबी राब्ते हैं डॉक्टर देविंदर सिंह राणा साहब के, सलाथिया साहब के। अब वो किस तरीके से पार्टी के अंदर इनकी मुखालफत कर पाएंगे या खामोशी के साथ काम करेंगे, एक बड़ा सवाल होगा और ये ही बात देखने लायक होगी कि क्या कुछ जम्मू के अंदर बनेगा। तो फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। इशफाक, यहाँ पर एक खबर ये भी है कि जब ये उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है उसके साथ ही कई लीडरान ने सवाल उठाए, जो पार्टी की क़यादत है उन पर सवाल उठाए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, पार्टी में पार्टी से लीडरशिप से क्यों नाराज हैं और यही माना जाता है कि शायद कुछ लीडरान जो है वो पार्टी से मुस्तफी हो सकते हैं। जनाब बिल्कुल आपकी बात सही है जी। कल एक वीडियो रिलीज किया गया जी अशफाक जब्बार साहब की तरफ से। अशफाक जब्बार साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन हैं
और उनकी अहलिया जो है वो डीडीसी चेयरपर्सन भी है और कई बार उन्होंने पार्टी लीडरशिप मीटिंग्स भी की और उनकी बात जो सामने आई है उसमें मुझे लग रहा है कि ये तो जम्मू वाला पार्ट जो आपने देखा ये तो है ही, श्रीनगर पार्ट में भी कुछ हो सकता है। इस तरीके की बात अगर आप उनके बॉडी लैंग्वेज और उनके पूरी बातचीत को सुनेंगे तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जी जो पार्टी की टॉप लीडरशिप के साथ साथ बैठे हैं और वो मिसकम्युनिकेशन करते हैं, वो मिसगाइड करते हैं पार्टी की लीडरशिप को, जिसकी वजह से टॉप लीडर जो है वो चले गए हैं। और ये लम्हे फिक्रिया है कि टॉप लीडर जब चले गए हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस खामोशी के साथ बैठी है, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक मुझे लग रहा है कि तकरीबन 8 से 9 कमोबेश जम्मू कश्मीर के अंदर डीडीसी चेयरपर्सन्स जिनका ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है वो जा रहे हैं, यहाँ तक तय है। साबिक एमएलएज की फहरिस्त को अगर आप खंगालेंगे जिनमें अगर मैं ये मानूं कि अशफाक की बात को बेसलाइन बना के देखूं तो कश्मीर प्रोविंस के अंदर भी कुछ चीज़ें बदल सकती हैं। अब कश्मीर के अंदर क्या वो बीजेपी को प्रेफर करेंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा, और क्या वो बीजेपी की टिकट पर आगे बढ़ेंगे ये भी एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन डिसेंट की वॉइस और जो नाराज़गी की वॉइस है वो कल तो बुलंद हो गई है अशफाक जब्बार की तरफ से। और आपको ये भी याद होगा कि जिस दिन पार्टी इलेक्शन चल रहे थे, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जब पार्टी इलेक्शन चलाए जा रहे थे और गांधरबल डिस्ट्रिक्ट की बारी थी तो उस वक्त भी दबे अल्फाज में ही सही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस बात का भरमला इजहार किया था कि लीडरशिप को चाहिए कि वो ग्राउंड जीरो पर देखे। और ये लगातार जब वो कह रहे हैं ना कि ग्राउंड जीरो पर देखिए, ग्राउंड जीरो पर देखिए, दैट मीन्स समथिंग इज बिहाइंड द कर्टन जो आने वाले दिनों में खुल सकता है। चलिए जी बढ़ते हैं जी आगे। अब जरा आपको इलाहाक की भी खबर बताते हैं। जी हाँ नाजरीन, इलाहाक जो सन 47 में हुआ है, लेकिन उसके दस्तावेजात आज जब हक इतलात कानून के तहत मांगे गए तो कहा गया कि जनाब ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, फिलहाल इसे नहीं दिया जा सकता है। मामला जी सीआईसी का है क्योंकि जम्मू कश्मीर एक्सेशन की फाइल को डिस्क्लोज करने की बात कही गई थी और बूचर पेपर जो है उसे कहा गया कि ये नेशनल इंटरेस्ट का है। सीआईसी की जो ऑब्जर्वेशन है वो इस तरीके की है। और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के सामने जी एक मामला चला गया था, एक एप्लीकेशन चली गई थी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत, जिसमें यह कहा गया था कि जनरल सर फ्रांस रॉबर्ट रॉय बूचर जो दूसरे चीफ ऑफ स्टाफ थे इंडियन आर्मी के जनवरी 1 सन 48 से जनवरी 15 1949 तक, उस दौरान जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन हुई है उस डॉक्यूमेंटेशन के फाइल जो है वो दी जाए। और ये मांगी थी जनाब दिल्ली के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर, इसके लिए जो आरटीआई एक्टिविस्ट है वेंकटेश नायक उन्होंने मांगी थी। और अब जो खबर सामने आ रही है ये कहा गया कि डिस्क्लोजर ऑफ फाइल्स जो है जी जो इसके तहत है सर रॉय बूचर के तहत, जो उन्होंने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी को भी दी है ताकि जम्मू कश्मीर का जो सन 47 से 49 का पीरियड के दौरान जो बातें हुई हैं, जो कुछ वहाँ पर हुआ है, उसे कहा गया कि ये जनाब नेशनल इंटरेस्ट का मामला है और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की ऑब्जर्वेशन के ऑर्डर के अंदर ये बात कही गई है कि ये डॉक्यूमेंट फिलहाल नहीं दिया जा सकता है क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट का मामला है। कमीशन ने रोक दिया है क्रूशल डॉक्यूमेंट्स को देने से और कहा कि ये पब्लिक ऑर्डर के लिए सही नहीं है क्योंकि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इस पर सवाल उठाया है। इंफॉर्मेशन कमिश्नर की जो खबर सामने आ रही है उदय साहब की तरफ से, वो ये कहा गया है कि एनएमएल और सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है उनकी तरफ से ये मामला हायर अप्स के साथ टेकअप किया गया, जिसके बाद वेंकटेश नायक साहब को अकॉर्डिंगली ही ब्रीफ किया गया है। तो ये बड़ा दिलचस्प मामला है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत कागजात मांगे गए 1 जनवरी सन 48 से लेकर 15 अगस्त 1949 तक, और ये डॉक्यूमेंट जनरल सर रॉय बूचर जो आर्मी के जनरल थे उनके टेन्योर के थे और माना जा रहा कि ये ऑलरेडी ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट जो है कुछ किताबों के अंदर छप चुके थे और उनकी एथेंटिकेशन को चेक करने के लिए वेंकटेश नायक ने ये आरटीआई किया था। लेकिन सरकार की तरफ से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया उसमें कहा गया कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये क्रूशल डॉक्यूमेंट है जी और सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है, इसलिए डिस्क्लोजर इसका नहीं किया जाएगा।
नायक का मानना है कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इसका डिस्क्लोजर होना चाहिए और जिस तरीके से आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं 75वीं आज़ादी का, उसके तहत इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो महाराजा हरी सिंह साहब की तरफ से किया गया है और जिस तरीके के डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं उन्हें सबको देना चाहिए जो उसको पढ़ना चाहता है। फिलहाल मामला है नेशनल इंटरेस्ट का, ऑर्डर आ चुका है, डॉक्यूमेंट नहीं दिए जाएंगे। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है जी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हवाले से ये खबर थी, इसलिए हमने आपको ये बता दी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो सर बुचर का डॉक्यूमेंट मांगा गया था उस पर मरकज़ी हक़ इत्तलात कानून के कमिश्नर का क्या कुछ बयान है और उनका मानना है कि वज़ारत ख़ारजा जो है उन्होंने इस पूरे मामले पर कुछ एतराज़ उठाया है, इसलिए फ़िलहाल इसको नहीं दिया जा सकता है। तो चलिए जी बढ़ते हैं आगे। बात अब जम्मू कश्मीर की करेंगे। जम्मू कश्मीर के हवाले से एलजी इंतजामिया की जानिब से एक बड़ा फैसला लिया गया है और एलजी इंतजामिया की जानिब से एलजी ने मास्टर प्लान, जो जम्मू कश्मीर का मास्टर प्लान है, उस सिलसिले में उन्होंने कहा है कि मास्टर प्लान को बहुत जल्द मंजूरी मिल सकती है। इससे पहले उसका प्लान बनाया गया है लेकिन अब मंजूरी से मिल सकती है। एलजी की सदारत में एक आला सतही मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद ही जब ये इस बात पर बात हुई तो जम्मू और श्रीनगर शहर को जाज़िब नज़र बनाने के लिए इस प्लान को मंजूरी दी गई है और जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट के तहत नए मास्टर प्लान को मंजूरी मिली है। यानी कि जम्मू और कश्मीर जो मास्टर प्लान है उसे मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए, जाज़िब नज़र बनाने के लिए इस मास्टर प्लान को पहले प्लान किया गया था, उसके बाद ही अब इसे मंजूरी मिल सकती है, मिल जाएगी। और इस हवाले से एलजी ने बाज़ाब्ता तौर पर मीटिंग के बाद इसका फैसला किया है कि अब इसे बहुत जल्द मंजूरी मिलेगी। मास्टर प्लान को लेकर आपको याद होगा कि मैंने पिछले कई प्रोग्रामों में उसके खदखाल क्या कुछ है उसमें उस पर बातचीत की थी, लेकिन अब उम्मीद ये है कि बहुत जल्द लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस मास्टर प्लान पर फैसला लेंगे और रिवीजन जो होगा वो जम्मू और श्रीनगर मास्टर प्लान का होगा और स्पेशली जम्मू वाले मास्टर प्लान पर गहरी नज़र जो है वो रखी जा रही है। और प्रपोजल जो सबमिट किया गया है जी जम्मू की तरफ से वो ये होगा, ज़मीन को तब्दील किया जाए जी, चेंज किया जाए यूज़ के लिए, क्योंकि जम्मू शहर के अंदर ज़मीन बची नहीं है, इसलिए नोटिफिकेशन जो है 92 गाँव को भी और दे दिया गया ताकि उसको शहरी हदूद के अंदर लाया जाए ताकि वहाँ पर भी जो है वो काम किया जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के माना जा रहा है कि मास्टर प्लान, जम्मू मास्टर प्लान बाबत इस साल 2032 को हतमी शक्ल जो है वो दी रहे हैं और उसकी फाइनल एलोकेशन और फाइनल आउटले जो है वो बहुत जल्द आवाम के सामने हो सकता है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से फाइनल सबमिशन और प्रपोजल जो है वो कर दिया गया है और बहुत जल्द ये आवाम के सामने भी होगा। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जम्मू मास्टर प्लान की जब हम बात करते हैं और रिकमेंडेशन जितनी भी आई हैं वो सेक्शन 7 के तहत आई है जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट, और फिर सेक्शन 13 जो है वो जम्मू कश्मीर रूल 1976 का है जिसके तहत अथॉरिटीज़ को मास्टर प्लान बनाने की जिम्मेदारी जो है वो दी जाती है। अकॉर्डिंगली जम्मू के बाद कश्मीर और जम्मू दोनों के मास्टर प्लान को देखा जा रहा है और साल 2032 के हवाले से ये माना जा रहा है कि जो कंपोजिट मिक्सड लैंड होगा उसमें भी कुछ तरमीम होगी और ये कहा जा रहा है कि अब हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो इस पूरे खाके को आवाम के सामने भी रखेगी और इसको अप्रूवल भी बहुत जल्द जो है वो मरकजी रियासती इंतजामिया की तरफ से मिल सकती है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं जी, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि साल 2014 में जब तबाहकुन सैलाब आया था तो दरियाए जहलिम लबालब था और फिर उस दरियाए जहलिम पर सफाई का अमल शुरू किया गया, वो कहाँ पर पहुँचा है, उसके साथ साथ इंतज़ामिया क्या कुछ कह रही है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे और मौसम का मिजाज भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से रात को बर्फबारी हुई है और अभी का क्या कुछ मौसम है। और फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक और अच्छा कदम उठाया है, वो अच्छा कदम क्या है आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।